सुन रहे हैं विविध भारती। विविध भारती पर हर हफ्ते हम लेकर आते हैं एक दिलचस्प गीतों भरी कहानी। आज अनुपम घोष सुना रहे हैं अपनी गीतों भरी कहानी यात्रा छोटी सी।
दिल्ली की उस पुरानी शांत कॉलोनी में आलोक और नंदनी का घर जैसे समय के साथ थोड़ा ठहर सा गया था। बाहर अमलतास के पेड़ पर पीले फूल झड़ते रहते और घर की बालकनी में कतार में रखे गमले, मोगरा, गुलहड़, तुलसी, गुलाब और एक कोने में बूढ़ा सा मनी प्लांट, सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। आलोक हर सुबह अखबार लेकर उसी मनी प्लांट के पास वाली कुर्सी पर बैठते और नंदनी हर पौधे को पानी देते हुए उससे ऐसे बात करती जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। देखो जी, ये गुलाब फिर मुरझा रहा है, उसने झुककर पत्तियां उलटते हुए कहा। गुलाब नहीं, तुम्हारा मूड मुरझा रहा है, आलोक ने बिना अखबार से नजर हटाए जवाब दिया। वो हल्का सा मुस्कुराई। आपको तो हर बात में मजाक सूझता है। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर अचानक अखबार को हल्का सा एक तरफ को हटाते हुए आलोक ने नंदिनी से पूछा, क्या कहती हैं, इस बार कहीं घूम आए? लाल गुलाब के पौधे से सूख चुकी 2-3 पत्तियों को तोड़कर एक तरफ को रखते हुए नंदिनी का हाथ ठहर सा गया। कहां? कहीं भी, सिक्किम चलते हैं, एक 10 दिन का बढ़िया टूर बनाते हैं। ऐसा कहकर आलोक ने फिर अपना सिर अखबार में घुसेड़ दिया। नंदिनी ने अपना काम छोड़ा और आलोक के हाथ में पकड़े अखबार को थोड़ा नीचे सरकाकर उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए कुछ समझने की कोशिश करने लगी। अरे बुखार नहीं है,
आलोक ने उसके ना पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं ही जवाब दे दिया। नंदिनी वापस जाकर फिर पौधों में व्यस्त हो गई। कहाँ चले? कहीं और जाना है तो वो बताओ। अरे भाई, शादी की 40वीं वर्षगांठ आने वाली है अपनी, आलोक ने उत्सुकता से पूछा। नंदिनी ने अपनी बालकनी में लगे तमाम पौधों की ओर देखते हुए हल्की उदासी से कहा, इनका क्या होगा? 10 दिन बिना देखभाल के कैसे जिएंगे ये? जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन अपने पौधों की चिंता में नंदिनी को देखकर आलोक एक पल को सोच में पड़ गया। उसकी चिंता जायज थी। जिस तरह से गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए एक दिन भी बिना देखभाल के कैसे बचेंगे नंदिनी के ये प्यारे पौधे? कुछ विचार कर आलोक ने सुझाया, तरुण से कह देंगे, हर 2 दिन में आकर पानी डाल देगा। आलोक के सुझाव से नंदिनी को चैन मिला, किंतु कुछ सोचकर वो तुरंत ही बोल उठी, प्रैक्टिकल नहीं है। गुरुग्राम से हर दूसरे दिन यहां आकर पौधों को पानी देगा? आलोक ने तुरंत उत्तर दिया, अरे इसमें क्या है, रोज तो दिल्ली आता ही है। अरे वो अपने ऑफिस के लिए आता है, हमसे मिलने में ही 3-3 महीने निकल जाते हैं, पानी देने आएगा? अरे तो इसीलिए मैं कह रहा था नंदिनी, ये सब टंटा मत पालो। क्या जरूरत है ये पौधे शौधे लगाने की, ढेर सारी झंझट पाल ली।
थोड़ा फ्री रहना सीखो भाई, आलोक ने हल्की चिढ़न के साथ कहा। नंदिनी ने पलटकर आलोक की तरफ देखा। बिना कुछ कहे गुलहड़ के पौधे को देखते हुए उसके गमले के सामने बैठ गई। उसकी मुरझाई पत्तियों को एक एक कर निकालने लगी। आलोक कुछ पल यूं ही बालकनी में खड़ा नंदिनी की तरफ देखता रहा, जहां नंदिनी की पीठ उससे अपनी नाराजगी का इजहार कर रही थी। आलोक उदास हो गया। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जीने, क्या रह गया है इस जिंदगी में, मायूसियों का, मायूसियों का मजमा है जीने, क्या रह गया है इस जिंदगी में, रूह में गम दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, एक कश्ती तो तूफान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। आलोक को रिटायर हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। उसके कुछ समय बाद ही उसने एक प्राइवेट फर्म में पार्ट टाइम नौकरी की। अब पिछले 1 वर्ष से नौकरी चाकरी के तमाम झंझटों से दूर रिटायरमेंट का पूरा आनंद ले रहे हैं। तब से आलोक जीवन संग्राम के रथ से उतरकर जिंदगी की हर क्षण को एंजॉय कर रहे हैं। तब से ही उन्हें नंदिनी का अब भी गृहस्थी की चक्की में पिसे रहना बिल्कुल नहीं सुहा रहा था। उनका मानना था कि अब नंदिनी को भी घर के सभी कामों से रिटायर हो जाना चाहिए। नंदिनी में भी अब पहले जैसी शक्ति कहाँ रही। उसके मन में भी बटन डाउन करने की तीव्र इच्छा जब तब जोर मारती रहती थी, लेकिन आलोक की हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद, उसकी ज़रूरतों का ख्याल आते ही वो फौरन अपने मन की इच्छा को मन में ही दबाकर वापस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाती। शरीर मध्यम पड़ रहा था, किंतु आलोक के प्रति उसका प्रेम उसे रसोई से लेकर घर के हर कोने में व्यस्त रखता।
ऐसा नहीं था कि नंदिनी के मन की दुविधा आलोक को पता नहीं थी। जब वो समझ गया कि आसानी से नंदिनी रिटायर नहीं होने वाली, तो उसने नंदिनी को समझाकर घर के काम के लिए किसी को रख लिया। शुरू शुरू में तो नंदिनी ने भी 2-4 दिन पांव पसार कर इस स्थिति का लुत्फ उठाया, किंतु शीघ्र ही उसने काम वाली के काम में नुक्स निकाल निकाल कर उसे भगा कर ही दम लिया। ऐसा उसने 3-4 बार किया तो आलोक की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नंदिनी जानबूझकर किसी को घर पर टिकने क्यों नहीं दे रही। रात में डाइनिंग टेबल क्लियर करते हुए जब उसने नंदिनी से इसकी वजह जाननी चाहिए, तो उसने वही कारण बताया जो हर बार बताती थी। अरे भाई, शुरू शुरू में सब घर जैसे ही काम करते हैं, बाद में वही लापरवाही, गंदगी, काम को बस सल्टाने की उनकी आदत, पैसा भी दें और ये सब भी झेलें। क्यों भला? आलोक ने हर बार की तरह इस बार भी उसे समझाया। अरे जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा उस बारे में बता दो। एक बार में बात ना सुने तो 2 बार कहो, जरूरत पड़े तो 4 बार कहो, पर भगाओ मत। कितनी मुश्किल से कोई काम करने वाला मिलता है, जानती तो हो तुम। फिर पेशेंस से काम लो ना। कहाँ तो तुम तरुण की शादी से पहले ही रिटायर होने का ऐलान कर रही थी, कहाँ 12 साल बाद भी तुम रसोई में घुसे रहने का बहाना ढूंढती रहती हो। बेगार तो करा नहीं रहे, पैसे दे रहे हैं, वो भी उनका मुंह मांगा। अपने मन का काम भी ना ले पाए तो भला से मेरी ऐसे काम वाले। और तरुण की शादी से पहले जो कहा था मैंने, वो कोई गलत नहीं था। जैसे आपकी इच्छा थी ना रिटायर होने के बाद तरुण घर को वैसे ही संभाले जैसे आपने बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद संभाला था, तो वैसे ही मेरी भी इच्छा थी कि तरुण की बहू भी घर को वैसे ही संभाले जैसे मैंने ब्याह के बाद इस घर को संभाला था। और अम्मा की कोई उम्र थी उस समय रिटायर होने की? 45 की भी नहीं हुई थी वो जब मैंने सब संभाल लिया था। ऐसा कहकर नंदिनी वापस रसोई में जुट गई। न जाने क्यों जब भी नंदिनी की आलोक से किसी बात पर तीखी बहस हो जाती, उस दिन वो आलोक के लिए उसकी पसंद की कोई ना कोई डिश जरूर बनाती। शायद बिना कहे ही ये उसके मनाने का एक प्यारा और अनूठा सा तरीका था। झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे।
सारा जीवन आलोक की अम्मा को नंदनी में कमियां ही नजर आई हों, लेकिन नंदनी को आज भी जब तब अम्मा याद आती रहती थी। रात को अपनी पसंद की खीर खाने के बाद आलोक ने नंदनी से पान खाने के लिए चलने को कहा। तुम जाओ, मेरे लिए लेते आना पान। ऐसा कहकर नंदनी रसोई की तरफ बढ़ गई। अरे अभी तो सब हो गया ना, तो आप क्या करने जा रही हो रसोई में? आलोक ने हैरानी से पूछा। रसोई गैस की सफाई करते हुए नंदनी ने जवाब दिया, अम्मा ने कहा था रात को रसोई गंदी नहीं छोड़ते, कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो अलग, और सुबह बासी रसोई में काम करोगी तो गृहस्थी में बरकत नहीं होगी। तब से नंदनी ने उनकी बात को गांठ में बांध लिया है। उस समय उसे अम्मा की हर बात प्रवचन लगती थी, लेकिन चाहे जैसी भी स्थिति हो, वो कितना भी थकी हो, बीमार हो, अम्मा की हर छोटी बड़ी बात को सिर माथे लेकर नंदनी ने अपना संसार संभाल रखा है। आलोक ने डाइनिंग टेबल से ही नंदनी को देखा। 3 दिन से कह रही है कि दर्द से पीठ अकड़ रही है, लेकिन उस हाल में भी वो गैस स्टोव के हर कोने को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही है। आलोक का मन उसके प्रति आदर से और तरुण के प्रति गुस्से से भर गया। अच्छा खासा घर है ये, पर बीवी के ससुराल गुरुग्राम में है, इसलिए जानबूझकर वहीं फ्लैट लिया है। यहीं रहता तो भले उसकी तरह आज नंदनी रिटायर ना होती, लेकिन उसे आराम तो मिलता। आलोक उठकर बाहर बालकनी में आ गया। उसका मन नंदनी के लिए बेचैन हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसा जिससे नंदनी को भी कुछ आराम मिल सके। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। जीवन की गांठें हम खुद ही पाल लेते हैं,
कई बार हम सिर्फ वो देख पाते हैं जो हमने अपने मन में मान लिया है, जबकि यथार्थ कुछ और ही होता है। यहां भी आलोक को जैसा लगता था, सच्चाई उससे अलग थी। ये सच है कि तरुण ने गुरुग्राम में फ्लैट इसलिए लिया था क्योंकि वहां उसकी ससुराल का भी घर था, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है, बल्कि सच का मात्र एक हिस्सा है। पूर्ण सत्य ये है कि अब दिल्ली में अच्छी लोकेलिटी के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ढंग का फ्लैट खरीद पाना अच्छों की बस की बात नहीं थी। साथ ही गुरुग्राम में मनपसंद फ्लैट उसे उस कीमत पर मिल रहा था जिसे उसकी पॉकेट अलाउ कर रही थी। इत्तेफाक से उसने जो फ्लैट लिया, उसकी ससुराल उसके पास की ही सोसाइटी में रह रही थी। आलोक जब भी तरुण के गुरुग्राम में रहने की बात पर चिड़चिड़ाता, नंदनी उसे याद दिलाती, तरुण ने तो कहा ही था, चलिए पापा, सब लोग वहीं रहते हैं एक साथ। 3 BHK लिया ही इसलिए है कि सब साथ में रहेंगे, इस घर को किसी को किराए पे दे देंगे। पर आप ही नहीं माने, अब काहे उसे कोस रहे? बोलिए, काहे कोस रहे साथ में नहीं रहने के लिए? नंदनी ने लेटे लेटे आलोक को आईना दिखाया। आलोक ने उसकी पीठ पर बाम मलते हुए कहा, बेटे के मुंह में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गांव वाला अपना घर याद है ना तुम्हें? वहां घुसने से पहले जैसे भोलेनाथ के मंदिर में माथा टेकते थे, वैसे ही गुरुग्राम वाले फ्लैट में एंट्री लेने से पहले तरुण की ससुराल में मत्था टेकना पड़ता, वो भी रोज। अपना आत्मसम्मान छोड़कर वहां रहने चले जाते। आलोक के मन की पीड़ा क्रोध में मुख से बाहर निकल पड़ी। सारी जिंदगी जिसको प्यार दिया, वो समय आने पर ठेंगा दिखाकर चलता बना। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना छाया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब
हल्का सा मुस्कुराई। हमारे प्यार से तरुण के प्यार को कम मत आंकिए। भूल गए क्या? 2 साल पहले आपको रात में सीने में दर्द उठा था, मेरे ये बताने पर वो और दिव्या दोनों फटाफट घर आ गए थे, जबकि आपको गैस की वजह से दर्द उठा था। फिर भी दोनों ने एक पल को भी आपका साथ नहीं छोड़ा। आलोक को एहसास हो चुका था, फिर भी उसने बात के वजन को कम करने के लिहाज से कहा, सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला। नंदिनी ने आंखें मूंदे मूंदे ही मुस्कुरा कर कहा, कभी सोचा है वहां रहते तो कम से कम ये पीठ का दर्द तो नहीं होता? आलोक ने बाम मलते मलते हाथ रोक दिया। दर्द पीठ में है या मन में? दोनों में। नंदिनी ने वापस आंखें बंद करते हुए कहा, पर मन का दर्द तो आप ही देते हैं। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी जे मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी जे मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। लाख जतन करूं बात न माने दे, बात न माने मेरा दर्द न जाने। लाख जतन करूं बात न माने दे, बात न माने मेरा दर्द न जाने। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी जे मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। मैं भी हूँ तेरी पिया, दिल भी है तेरा, आ भी जा। कर ले भरोसा मेरा, कर ले भरोसा। मैं भी हूँ तेरी पिया, दिल भी है तेरा, आ भी जा। कर ले भरोसा मेरा, कर ले भरोसा। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी जे मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। समझ ना आए कैसे पी को मनाऊं मैं, कह दे तो चीर के दिल भी दिखाऊं मैं। समझ ना आए कैसे पी को मनाऊं मैं, कह दे तो चीर के दिल भी दिखाऊं मैं। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी जे मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। जैसे ही नंदिनी ने आलोक से कहा कि वो दर्द देता है उसे, ये सुनकर आलोक थोड़ा चौंका। मैं दर्द देता हूं? अब मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं। बस हर बात में मत करो, छोड़ दो, इसकी क्या जरूरत है? कभी ये नहीं कहते कि चलो मैं कर देता हूं। आलोक ने धीरे से बाम की शीशी बंद की और उसके पास ही लेट गया। अच्छा, मैं करता नहीं हूं कुछ? नंदिनी ने करवट बदलते हुए कहा, करते हो पर जैसे एहसान कर रहे हो।
कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। पंखे की धीमी आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आलोक ने छत की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, कल से मैं ही दूंगा तुम्हारे पौधे बच्चों को पानी। 2 दिन दोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे। नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम याद दिला देना। मैं ही सब याद दिलाती रहूं तो फिर रिटायर कैसे हुई? इस बार दोनों हंस पड़े, थोड़ी सी थकान वाली, थोड़ी सी अपनापन भरी हंसी। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। अगले दिन सुबह आलोक सच में जल्दी उठ गया, बाल्टी में पानी भरा और एक एक कर गमलों में पानी डालने लगा। अरे अरे, इसे इतना नहीं, नंदिनी भाग कर आई, जड़ सड़ जाएगी इसकी। अरे तो तुम्हें बता दो कितना डालना है, आलोक ने थोड़ा झुंझला कर कहा। बस इतना सा, उसने उसके हाथ को हल्का सा रोकते हुए कहा। आलोक ने ध्यान से देखा। तुम हर पौधे को अलग अलग देखती हो? हाँ,
सबकी जरूरत अलग अलग होती है, और मेरी? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। आपकी जरूरत तो मुझे बिना देखे भी पता चल जाती है। आलोक कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप उठा और अगले गमले में पानी डालने लगा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। तुमने कुछ बताया नहीं? आलोक ने नंदिनी से पूछा। किस बारे में? अरे 40वीं वर्षगांठ की यात्रा करनी है कि नहीं? यात्रा तो 50वीं की भी करनी है। तब ठीक है, मैं सब बुक कर देता हूँ। नंदिनी की बात सुनकर आलोक अपना लैपटॉप खोलने लगा। नंदिनी ने तुरंत ही उसे वापस बंद कर दिया। क्या हुआ? नहीं जाना है? पौधे बच्चों की वजह से? अरे डोंट वरी, तरुण से कह दूंगा, आलोक ने समझाया। नंदिनी ने आलोक की आंखों में देखते हुए अपने मन की बात रखी। मैं जानती हूं तरुण आ भी जाएगा, लेकिन नहीं, रहने दीजिए ना। आलोक ने उसकी तरफ देखा। तो कैंसिल कर दूं?
नंदिनी बिना कोई जवाब दिए आलोक को देखती रही। आलोक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराकर लैपटॉप वापस टेबल पर रखते हुए बोला, ओके, यात्रा कैंसिल। नंदिनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इतनी आसानी से मान गए? आलोक ने धीरे से कहा, पार्टनर की बात सिर आंखों पर भाई। नंदिनी ने धीरे से पूछा, बुरा तो नहीं लगा? आलोक ने इनकार में सिर हिलाया, फिर कहा, चलेंगे पास में ही कहीं, सुबह जाकर शाम को लौट आएंगे, ताकि ये सब अकेले ना रहें और तुम भी। पक्का? जहां तुम वहीं मेरी यात्रा। नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यात्रा रद्द हो चुकी थी, पर उनके बीच एक नई यात्रा शुरू हो गई थी। एक दूसरे को थोड़ा और समझने की, थोड़ा और जगह देने की, और थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से के त्याग की। आंगन में रखे पौधे हवा में हिल रहे थे, जैसे वो भी इस फैसले से संतुष्ट हों। और शायद सच भी यही था। कुछ यात्राएं घर से बाहर नहीं, घर के भीतर ही पूरी हो जाती हैं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बाज़े वफा में, रहे न रहे हम।
जरा छोटी सी अनुपम घोष ने अपनी ही लिखी ये गीतों भरी कहानी अभी आपको सुनवाई। संपादन सहयोग काजल बदरगे का था और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।